सोलो लेवलिंग का एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सोलो सीजन 3 का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगा, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह एपिसोड की शुरुआत जिनवू और जिनहू के एक गेट के सामने खड़े होने से होती है। गेट को देखकर जिनहू कहता है, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, ये गेट बहुत बड़ा है। जिनवू कहता है, चलो। तभी कुछ पत्रकार आकर उनसे विभिन्न प्रश्न पूछने लगते हैं। तब वहाँ चीफ वू आता है। उसे देखकर जिनवू कहता है, मुझे लगा था कि हंटर एसोसिएशन मेरी जानकारी को निजी रखेगी, क्या हुआ? वो कहता है, हमने आपकी व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखा है, लेकिन हम लोगों को गेट की लोकेशन जानने से रोक नहीं सकते। आपको अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड होने से सतर्क रहना होगा। जिनवू कहता है, हाँ, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। चीफ वू कहता है, वे जा सकते हैं, लेकिन मुझे चेयरमैन ने आदेश दिया है कि मैं आपके रेड का निरीक्षण करूं। वह जानना चाहते हैं कि यह सुरक्षित विचार है या नहीं। अगर मैं आज निरीक्षण टीम की ओर से आपके साथ जाऊं तो क्या यह ठीक होगा? जिनवू कहता है, क्या आप ठीक रहेंगे चीफ? चीफ वू कहता है, मुझे माफ करें। कुछ मिनट बाद चीफ को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब है। जिनवू के शैडो सोल्जर्स एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारते जा रहे हैं। इसे देखकर चीफ वू सोचता है कि जिन हंटर्स के पास मैजिक और कॉम्बैट स्किल्स हैं उन्हें भी इन मॉन्स्टर्स से लड़ने में कठिनाई होगी, लेकिन वे जिनवू की आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर चीफ इग्रिस को देखकर कहता है, विशेष रूप से वह शक्तिशाली है। इग्रिस की स्किल्स देखकर चीफ वू कहता है, क्या वह ए रैंक के भीतर है? नहीं, और भी अधिक होगा। अगर मैं उसके साथ 1 वर्सेस 1 फाइट करूं तो क्या मैं जीत पाऊंगा? जिनवू अपने कुछ शैडो सोल्जर्स से कहता है, तुम लोग मना क्रिस्टल माइनिंग करते रहो। चीफ वू यह सब देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, वह अपने सोल्जर्स से ही एक ए रैंक डंगोन एंड क्लियर और माइनिंग भी कर सकता है। मैं समझ गया कि चेयरमैन ने मुझे आज उस पर नजर रखने को क्यों कहा। फिर वहां डंगोन बॉस आता है। जिनवू उसे देखकर अपने शैडो सोल्जर्स से कहता है, जिनका काम है वे रहें और बाकी चले जाएं। चीफ वू कहता है, तुमने अपने सोल्जर्स को क्यों जाने दिया? तुम्हारे समन से तो बॉस को हराया जा सकता है। जिनवू जवाब देता है, सोल्जर्स पर अधिक निर्भर होने से मैं अपनी स्वयं की दक्षता खो देता हूँ। फिर जिनवू बॉस पर अटैक करता है और उसे हरा देता है। जिनवू 100 लेवल से 101 लेवल पर चला जाता है और उसकी अन्य स्किल्स के भी लेवल बढ़ते हैं, जिसे देखकर जिनवू खुश हो जाता है। फिर वह बॉस को अराइज करता है और उसका लेवल 13 होता है जो टस्क का लेवल है और रैंक होता है एलीट नाइट। जिनवू उसे जिमा नाम देता है। तभी जिनहू देखता है कि डंगोनन टूटने लगता है, जिसे देखकर वह जिनवू से कहता है, हमें अब जाना होगा। जिनवू कहता है, ठीक है। फिर वे डंगोन से बाहर आ जाते हैं। ये सब देखकर चीफ की हालत खराब हो जाती है और वह चेयरमैन को सब कुछ बताता है। चेयरमैन उसे कहते हैं, जाओ आराम करो। चीफ कहता है, जी सर। चेयरमैन कहते हैं, जिनवू ने एक रेड अकेले ही क्लियर किया है, साथ ही कॉर्प्स और क्रिस्टल की माइनिंग भी की है। उसे 1 मैन असॉल्ट स्क्वाड कहना गलत होगा, वह है 1 मैन गिल्ड। तुम्हें गलत नहीं था, कोरिया के हंटर्स नहीं। अब पूरी दुनिया के हंटर्स देखेंगे कि किस प्रकार भाग्य का मोड़ बदलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जापान के शिंजुकू टोक्यो में। वहां एक रेड गेट दिखाया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं। फिर गेट काला हो जाता है और आसमान भी अंधकारमय होने लगता है। फिर जापान के हंटर एसोसिएशन के ऑफिस को दिखाया जाता है। वहां के अंदर एक आदमी कहता है, पूरा जापान के सभी मेजर गिल्ड्स को आज बुलाया गया है, कोई बड़ा मामला लगता है। फिर ब्लेड गिल्ड के मेंबर्स को दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मीटिंग रूम में, जहां एक आदमी कहता है, हंटर एसोसिएशन अभी तक कुछ क्यों नहीं कह रहा? एक एस रैंक गेट टोक्यो के अंदर खुल चुका है। हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन कहता है, हमें सच सच बताइए, अगर डंगोनन ब्रेक होता है तो बाद में क्या होगा? यहां तक कि एस रैंक हंटर्स भी एस रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल लेवल हंटर्स। एक और आदमी कहता है, प्राइम मिनिस्टर, आपने पूरे देश के मेजर गिल्ड्स के लीडर्स को आज बुलाया है, तो कृपया करके ऐसे आसान सवाल पूछने से परहेज कीजिए। हम सब ने देखा है जेजू आइलैंड रेड में क्या हुआ, और ये साफ है कि आगे क्या होगा। एक और आदमी कहता है, नकारात्मक टिप्पणियां इस स्थिति में किसी काम की नहीं हैं। हमें अब योजना पर ध्यान देना होगा। अगर हम थॉमस एंड्रे को हायर करें तो कैसा रहेगा? एक और आदमी कहता है, क्या आपको लगता है कि इस देश के पास उसे हायर करने जितना पैसा है? और वैसे भी हम अब अवेलेबल हंटर्स को ढूंढ रहे हैं। जिस तरह से गेट्स की संख्या बढ़ रही है, कोई अच्छा देश ही अब हमें हंटर्स दे सकता है। चेयरमैन कहता है, मुझे नहीं पता कितने हंटर एस रैंक गेट में जाना चाहेंगे। रेजी कहता है, एक हंटर है, उसे हम जब तक पैसा देंगे तब तक वह हमारी मदद करेगा। द बैरियर स्पेशलिस्ट यूरी ऑर्लॉफ। इस मिशन के लिए मैं उसे हायर करना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू के पास।
जिनवू कार्टनॉन टेम्पल की की लेकर कार चला रहा होता है और कहता है, मैंने कार्टनॉन टेम्पल की पाई 100 लेवल होने के बाद और 101 लेवल होने के बाद स्किल का भी लेवल बढ़ा है। मैं देखना चाहता हूँ क्या होगा जब मैं 102 लेवल पर जाऊंगा। फिर जिनवू अपनी कार पार्क करता है और वहां उसकी मुलाकात चाहाई इन से होती है। जिनवू को देखकर चाहाई इन वहां से जाने की कोशिश करती है। तभी जिनवू उसके पास जाकर कहता है, तुम मुझसे क्यों भाग रही हो और तुम मेरे ऑफिस के पास क्या कर रही हो? चाहाई इन कहती है, मैंने अपनी कार तुम्हारे पार्किंग लॉट में खड़ी की है। जिनवू कहता है, ओह। चाहे इन जिनवू से पूछती है, क्या तुम अभी फ्री हो? मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मिन ब्योंगू ने मुझे कहा है कि तुम्हें एक मैसेज दूं तुम्हारी पावर के बारे में। जिनवू कहता है, चलो ऊपर जाकर बात करते हैं। फिर वे दोनों ऊपर जाते हैं। जिनवू कहता है, बताओ मुझे कैसे मिन ब्योंग ने मुझे मैसेज दिया तुम्हारे माध्यम से। चाहे इन कहती है, मैं उस दिन एक आवाज़ सुनती हूँ। और फिर वह जिनवू को बताती है कि मिन ब्योंग ने उसे क्या कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक डंगोनन के अंदर, जहां जिन्हू जिनवू से कहता है, ये मुझे हमारे पुराने दिनों की याद दिला रहा है। वह आगे कहता है, तुम्हारे सोल्जर खुद ही चल सकते हैं, तो फिर तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करके उनसे सब काम क्यों नहीं करवा लेते? जिनवू कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। जब मैं उन पर नजर नहीं रखता तब कह नहीं सकते कि वे क्या कर बैठें। जिनवू कहता है, तुम्हारी बहन का क्या हाल है? जिनवू कहता है, डॉक्टर्स ने कहा है उसे आराम की जरूरत है और मेरा सबसे भरोसेमंद सोल्जर उसकी देखभाल कर रहा है। फिर जिनवू अपनी शैडो सेव पावर का इस्तेमाल करके चेक करता है। जिनवू देखता है कि बेरू बैठा बैठा टीवी देख रहा है और जिनवू की माँ बाजार कर रही है। फिर वह चॉय जोंग को भी चेक करता है और जब चिएचे हे इनको चेक करता है तो जिनवू तो जैसे हेवन में घूम आता है। चाहे इनको देखने के बाद जिनवू मन ही मन सोचता है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी या फिर उसे डिनर खरीद कर दूंगा या कुछ और। जिनहू कहता है, क्या तुमने सुना? शिंजुकू में जो एस रैंक गेट खुला है, अगर वो 3 दिनों के अंदर क्लियर नहीं किया गया तो डंगोनन ब्रेक हो जाएगा। मैंने सुना है जापान पूरी दुनिया से हंटर्स इकट्ठा कर रहा है। क्या उन्होंने तुमसे संपर्क किया? जिनवू कहता है, हाँ, मुझे कॉल आया है। फिर जिनवू कार्टनॉन टेम्पल की निकालता है और उसकी स्टेटस देखने लगता है। गेट खुलने में अब सिर्फ 26 घंटे बाकी हैं। जिनवू मन ही मन सोचता है, सिस्टम से ही एक इन्विटेशन। मैं जानना चाहता हूँ कैसा जवाब मिलेगा मुझे। असल में तुम क्या हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब मुझे बताने का समय आ गया है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लेड गिल्ड के साथ यूरी ऑरलॉफ की मीटिंग देखते हैं। यूरी कहता है, मैंने तुम्हारे भेजे हुए फाइल्स देखे हैं। सिटीजन्स को हटा लेना एक अच्छा मूव था, लेकिन देख रहा हूं कि तुम्हारे पास मैन पावर नहीं है। जापान क्या इस मिशन में सिर्फ 6 एस रैंक हंटर्स भेज रहा है? रेजी कहता है, हाँ, हर गिल्ड से एक एस रैंक हंटर रहेगा ए रैंक गेट क्लियर करने के लिए, और हमारे गिल्ड से भी 3 एस रैंक हंटर्स जाएंगे। यूरी कहता है, ना, ये मत करो। तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि इस प्लान से देश को बचाया जा सकता है? $3.6 बिलियन एक साल के लिए और एक दिन के लिए $10 मिलियन। अगर तुम मुझे इस कीमत पर हायर करते हो तो मैं गेट को क्लोज करके चला जाऊंगा जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे। रेजी बोलता है, 10 मिलियन एक दिन के लिए। यूरी बोलता है, $3.6 बिलियन देकर तुम अपना देश बचा सकते हो, और मैं थॉमस एंड्रे की तरह $36 ट्रिलियन नहीं मांग रहा हूं। मैं तो बहुत सस्ता हूं। तो बताओ, क्या तुम अपना देश बचाओगे या पैसे? तुम्हारे पास क्या अब मोल भाव करने का समय है? रेजी बोलता है, तुम्हें अपनी एबिलिटी पर इतना विश्वास है? यूरी बोलता है, हाँ, तुम्हारे पीछे जो 2 लोग खड़े हैं उनसे तो बेहतर ही हूं। ये सुनकर पीछे के दोनों लोग यूरी पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यूरी अपनी एबिलिटी यूज करके उन्हें फ्रीज कर देता है। यूरी कहता है, मेरी इजाजत के बिना तुम लोग अब 1 इंच भी नहीं हिल सकते। अगर हिल सकते हो तो कोशिश करके देखो। लेकिन वो दोनों एकदम भी नहीं हिल पाते। यूरी बोलता है, तो मैं ये एस रैंक गेट बंद कर दूंगा और इन्हें छोड़ दूंगा। रेजी बोलता है, मैंने तुम्हारी एबिलिटी कंफर्म कर ली है, लेकिन मुझे नहीं पता सरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा डिमांड मानेगी या नहीं। नहीं, असल में ये ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिनवू के घर पे, जहां वो घर से बाहर निकलने वाला होता है। तभी जिनवू की माँ जिनवू से कहती है, तुम्हारे लिए तो अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना? जिनवू बोलता है, हाँ, मेरी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं वापस आ जाऊंगा। फिर जिनवू कार्टनन टेम्पल की निकालकर उसका स्टेटस चेक करता है और वहां दिखता है कि गेट के ओपन होने में अब बस कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। समय खत्म होने के बाद जिनवू को गेट का लोकेशन बताया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गेट के पास और वो गेट ओपन होता है जीना के स्कूल के अंदर। ऑक्स के अटैक के बाद वो स्कूल बंद कर दिया गया था। फिर वहां जिनवू पहुंचता है और पूछता है, गेट को देखे हुए कितने दिन हो गए? एक व्यक्ति कहता है, 3 दिन। जिनवू सोचता है, 3 दिन हो गए। उन्होंने कहा था कि सिर्फ लोकेशन रिवील होगा, पर यह नहीं कहा था कि गेट तभी दिखाई देगा। जिनवू पूछता है, कोई हंटर्स क्या अब तक आया है? एक आदमी बोलता है, हाँ, 2 घंटे पहले। जिनवू बोलता है, उन्हें अभी बुलाओ। वो आदमी बोलता है,
लेकिन ये एक सी रैंक गेट है। जिनवू बोलता है, असॉल्ट टीम खतरे में है, उन्हें अभी बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। फिर जिनवू गेट के अंदर चला जाता है और बोलता है, मैं असॉल्ट स्क्वाड को भेज रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि असॉल्ट टीम के मेंबर्स मॉन्स्टर्स को मारकर उस दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पा रहे हैं। तभी जिनवू वहां आता है और बोलता है, ये एक ट्रैप है। असॉल्ट टीम का एक आदमी बोलता है, आप कौन हैं? जिनवू बोलता है, मैं डबल डंजन के सर्वाइवर में से एक हूँ। एक आदमी बोलता है, आप तो संग जिनवू हैं। जिनवू बोलता है, ये जगह बहुत खतरनाक है, बाकी का मैं संभाल लूंगा, आप लोग बाहर चले जाइए। जिनवू दरवाजे के सामने जाता है, लेकिन वो भी दरवाज़ा खोल नहीं पाता। तभी उसके पास की से खोलने का मैसेज आता है। फिर वो की से दरवाज़ा खोल देता है। तभी असॉल्ट टीम का एक आदमी बोलता है, ड्रैगन गिल्ड ने इस रेड का परमिट लिया है, इसीलिए आप हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। दूसरा बोलता है, तुम एस रैंक हंटर हो तो क्या हुआ, हमें ऑर्डर देने का हक तुम्हें नहीं है। जिनवू बोलता है, मैं आपको नहीं रोकूंगा, जिसका मन हो अंदर जा सकता है। फिर एक हंटर अंदर जाता है और तुरंत मैसेज आता है, जिसके पास की नहीं है वो प्रवेश कर रहा है, एक्सेस डिनाइड। और एक स्टैचू उस हंटर पर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू उसे बचा लेता है। जिनवू बोलता है, यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स ऐसे ही हैं, अब भी क्या आप लोग अंदर जाना चाहते हैं? आप लोग चले जाइए और एसोसिएशन से संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि एक डबल डंजन प्रकट हुआ है। फिर जिनवू अंदर प्रवेश करता है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जिनवू बोलता है, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन इस बार समय अलग है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये स्टैच्यूज कोई मॉन्स्टर्स नहीं हैं, ये सब कोई जिंदा जीव है भी नहीं, ये सिर्फ किसी के पपेट्स हैं, और इस रूम के अंदर सिर्फ एक ही जगह से मैजिक आ रही है। फिर जिनवू एक स्टैच्यू के पास जाकर कहता है, तो ये तुम हो? कुछ बोलोगे नहीं? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? फिर हमें वो स्टैच्यू दिखता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम आ ही गए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।